Okay guys, so this is our chapter number first, ninth class, first chapter, matter. You can find the name of this chapter, matter, in our surrounding, in our NCERT in textbook. You will get the name like this. So this is very simple chapter. I think I have given one earlier session also about this matter. So some participant and some viewers told me that the video is not so up to date quality, so I am making this again. Okay, don't worry. So here in this matter chapter, it is quite simple. Some definitions you have to keep in your mind, and concept is only, you can say, concept of some forces, cohesive, adhesive. That is a new part for you, and that will be only for competition level. Okay, for normal CBSE that is not required. Okay, so let's start the chapter. सो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैटर की डेफिनेशन दिख रही है. मैटर की डेफिनेशन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दी थी, इंडियन फिलोसफर ने दी थी, लेकिन वो अपने इंडियन जो फिलोसफर थे वो उनको बेचारे लिख नहीं पाते थे कहीं पे, तो उनका ज़्यादा अस्तित्व बचा नहीं बाद में. इसलिए हम आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं, हमें वही सारी किताबों में छपी मिलती है और उसी के बारे में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं बेसिकली. लेकिन अपनी जो डेफिनेशन थी वो महर्षि कणाद ने दी थी. ठीक है, पंच तत्व के बारे में महर्षि कणाद ने बहुत पहले बता दिया था. 600 BC के आसपास उन्होंने बता दिया था कि कोई भी चीज़ इस अर्थ के ऊपर अगर आपको मिलती है, देन डेफिनेटली इट इज़ मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक पार्टिकल्स. ये 5 चीज़ें उसके अंदर ज़रूर मिलेंगी: एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. और इन्हीं पांचों को बोला जाता था पंच तत्व. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ओके, मॉडर्न डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है. उसके अंदर बोला गया है, मॉडर्न डेफिनेशन में बोलते हैं कि एयर, वाटर, अर्थ, सॉइल, फायर ये सब कुछ नहीं है. आज की जो डेफिनेशन है उसमें अगर कोई भी चीज़ है जिसके अंदर मास है और वो कुछ थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मीन्स हैविंग मास एंड वॉल्यूम, देन ओनली इट इज़ नोन एज मैटर. ठीक है, तो ही उसको मैटर बोलेंगे. एक सीधी सी छोटी सी बात ये है, जिस चीज़ को आप लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मीन्स फील करने से मतलब है कि आप उसको अपने सेंसेस से फील कर पाएँ. सेंसेस जो आपकी 5 सेंस ऑर्गन है, अगर आप उनसे फील कर पाते हैं तो ही वो चीज़ मैटर है. वैसे फील करने को तो लोग छोटी सी बोली बात को फील कर लेते हैं. गुस्सा, नफरत, ये सभी जो हैं ये मैटर की कैटेगरी में नहीं है. मीन्स फीलिंग्स आर नॉट मैटर, बट द थिंग दैट कैन बी फील बाय यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन, दैट इज ए मैटर. Okay, now I will provide you a lot of examples so that the topic will be more clear for you. चलिए, ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है मैटर, नॉन मैटर के. सबसे पहले यहाँ पे मैटर के एग्जाम्पल जो हैं वो आपको सबको पता है, तो लिखने की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने उन सबको कंसिडर नहीं किया है. नॉन मैटर के एग्जाम्पल जो हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उन्हीं को ज़्यादा यहाँ पे अहमियत दी है. चलिए, टाइम जो है वो कोई मैटर नहीं है. 2:10, ठीक है, 4 बज गई, क्या है ये? कोई मास थोड़ी बता रहे हैं आप लोग, सिर्फ आप लोग एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ हैविंग नो मास एंड नो वॉल्यूम. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप बोलेंगे 2 बज गए तो आप बोलेंगे इतना सा टाइम हुआ, मीन्स हाथ का इशारा करके बताएं इतना सा टाइम हुआ. 10 बज जाए तो आप ज़्यादा इशारा करके बताएं इतना ज़्यादा टाइम हो गया. नथिंग लाइक दैट. चलिए, साउंड जो है दैट इज़ ऑल्सो ए वेव, नॉट ए मैटर. और ये एक ऐसी वेव है जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, सो दैट इज़ नॉट मैटर. सनलाइट के बारे में 2 थॉट हैं. इसके बारे में बोला जाता है कि सनलाइट जो है दैट इज़ ए मैटर, एंड समटाइम सनलाइट इज़ नोन एज ए नॉन मैटर ऑल्सो. ठीक है, तो ये आप लोग 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ ए वेव. ठीक है, तो सनलाइट जो है उसको ऐसा माना गया है, बहुत सारे साइंटिस्ट उसको ऐसा मानते हैं कि सनलाइट जो सन से हमें मिलती है वो एक छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में आ रही है नीचे, दैट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस. ठीक है, जैसे पानी गिरता है एक स्ट्रीम की फॉर्म में, मीन्स एक पानी की धार की फॉर्म में जैसे पानी गिरता है, ऐसे सनलाइट नहीं गिर रही है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है. वो ऐसे बोलते हैं जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं, पहले एक बूंद, फिर दूसरी बूंद, फिर और जो बूंदें होती हैं, मीन्स उनका जो ग्रुप ऑफ रेन ड्रॉप्स है, ऐसे सनलाइट नीचे गिर रही है. और जो एक बूंद मैंने आपको बोला यहाँ पे, उन्होंने ऐसे सनलाइट को रिलेट कर रखा है फोटोन से.
ठीक है, वो बोलते हैं कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट बन के सनलाइट नीचे आ रही है। ठीक है, अगर एनर्जी के पैकेट हैं तो डेफिनेटली दे हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो वहाँ पे इसका नेचर जो है वो मैटर की फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपके लेवल पे, ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नॉन मैटर। ठीक है, नॉन मैटर है। ये मैंने आगे का क्यों बताया, ये इसलिए कहीं आप बाद में 2 साल बाद जब या कुछ दिन बाद आपको ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर मिले और फिर आप सोचे कि गुरुजी तो बेवकूफ़ बना के चले गए, तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता रहूँगा, डोंट वरी। रेनबो दैट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ नॉन मैटर। लव, थॉट्स, ग्रेविटी, माइक्रोवेव, हीट, मेमोरीज, इन्फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शंस, एनर्जी, ये सभी नॉन मैटर हैं। अगर किसी को भी लेके आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना डाउट क्लियर करने के लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई विल गेट इट क्लियर फ्रॉम। ओके, अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटर, ड्रीम्स जो हैं आपके, उनका कोई वजन नहीं होता कि भारी भरकम सपने आ रहे हैं आपको। मैग्नेटिज्म एंड हेट, दीज आर ऑल सम यू कैन से नॉन मैटर एग्जाम्पल। चलिए, मैटर जो है इनसे अलग जो बच गए हैं वो सब मैटर हैं, सिंपल है। एक फ्रेगरेंस जो है, फ्रेगरेंस को लेके थोड़ा सा डाउट होता है कि खुशबू जो है उसको हम क्या समझें, मैटर समझें या नॉन मैटर समझें। ठीक है, तो एयर जो है वो एक मैटर है, आप लोग याद रखिए, एयर मैटर है। और किसी भी चीज़ की खुशबू अपने आप जनरेट नहीं होती है। ठीक है, खुशबू अगर आपके नाक तक पहुंच रही है, जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप अपनी 5 सेंस ऑर्गन से किसी चीज़ को फील कर पा रहे हैं तो समझो मैटर है। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सनलाइट को भी तो हम फील कर पा रहे हैं, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। सनलाइट को अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने बोला सनलाइट तो नॉन मैटर है और हम सनलाइट को अपने सेंस ऑर्गन से फील कर पा रहे हैं, स्किन के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो हम फील कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सनलाइट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक विजिबल लाइट, एक इंफ्रारेड, एक अल्ट्रावायलेट। तो जो आपको हीट फील हो रही है दैट इज़ ओनली ए सिंगल पार्ट ऑफ दैट सनलाइट, दैट इज़ ओनली इंफ्रारेड। ठीक है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं किसी चीज़ को, जैसे सनलाइट हुई या कोई भी लाइट, अगर आपको आंखें बंद हैं और लाइट ऑन होती है रूम में, तो भी आपको एक फीलिंग आती है कि हाँ लाइट ऑन हुई है। ठीक है, तो दैट इज़ विजिबल लाइट, मीन सनलाइट का ही एक पार्ट विजिबल लाइट है जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ दिखती है। एक वो पार्ट है जिसकी वजह से सनलाइट जिसके ऊपर गिरती है वो चीज़ गर्म होना शुरू हो जाती है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज़ इंफ्रारेड। और एक पार्ट वो है, अगर वो ज़मीन पे पहुंचे तो हमें कैंसर या और भी स्किन डिजीज हो सकते हैं, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट, दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। एवरीबडी नो दैट पॉइंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, यहाँ पे ये जो भी एग्जाम्पल आपने देखे हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब बड़े कॉमन से हैं, आपको क्लासरूम में देखने को मिल सकते हैं, आपके आसपास देखने को मिल सकते हैं। सो दीज आर क्वाइट सिंपल। फ्रेगरेंस को लेके मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, फ्रेगरेंस जनरेट होने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल एयर के अंदर मिक्स होगा। अगर आपको परफ्यूम की खुशबू फील होती है तो वो तभी फील होगी जब परफ्यूम के ड्रॉपलेट हो, फ्यूम हो, या जो भी जिस भी टाइप का परफ्यूम आप लोग यूज़ करते हैं उसका कोई ना कोई पार्टिकल उससे बोतल से निकल के एयर में मिक्स हुआ है, और वो पार्टिकल एयर में मिक्स होने के बाद वहाँ से एक मोशन के जरिए आपके नाक तक पहुँचा, दैट्स वाई यू कैन फील दैट परफ्यूम स्मेल। ठीक है, सो डेफिनेटली दैट इज़ ए मैटर, क्योंकि कोई ना कोई पार्टिकल है जो आपकी नाक में आया, और पार्टिकल क्या है, मैटर ही है। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, एनटीएससी क्वेश्चन है, एनटीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जनरल नॉर्मल जो सीबीएसई या जो अपना एग्ज़ाम है उसकी अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कम चांस है इसका पूछने का, फिर भी आप लोग इसको याद रखिए। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ फायर? आग को हम क्या समझें? आग का वजन करके देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, कैसे करके देखें वजन हम? ठीक है, और वैसे हमें दिखती है आग बिल्कुल कि हाँ कुछ मटेरियल है हमारे सामने, आँखों के सामने, तो इसको हम क्या समझेंगे? सो इट इज़ ए गैस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, मीन्स सीधा अगर डायरेक्ट बोला जाए तो आप इसको बोल सकते हैं कि फायर इज़ ए मैटर, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर की जो फॉर्म है उनमें क्या क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप याद रखिए फायर जो है वो मैटर की फॉर्म है, और इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, गैस होती हैं और कुछ थोड़ा सा अमाउंट होता है प्लाज्मा। ओके, सो व्हाट इज़ प्लाज्मा? दैट इज़ ए न्यू टर्म फॉर यू।
ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा टुडे। ओके, चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर जो है इसको हमने, मैटर क्या है आई थिंक वो आपको समझ आ चुका है कि कोई भी चीज़ मास वाली ऑक्यूपाई करे या जो भी कुछ हो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो चुका है मैटर। चलिए, मैटर को लेके अब डिस्टिंग्विश कर रखा है, उसको सेपरेट आउट कर रखा है कि मैटर जो है उसकी स्टडी कैसे और कहाँ की जाती है। मैटर, 3 नेचर हम मैटर के शो करते हैं, ठीक है। एक नेचर उसका बायोलॉजिकल नेचर, दूसरा केमिकल नेचर, तीसरा है फिजिकल नेचर। बायोलॉजिकल नेचर में हम कोई भी चीज़ है, मैटर मीन्स कोई भी चीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको दिखती है तो हम उसको एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैटर का एग्जाम्पल में आपने देखा चौक, ठीक है। तो चौक क्या है, केमिस्ट्री का टीचर चौक के बारे में फटाक से आगे बताएगा, चौक को उठाएगा और बोलेगा कि ये तो भी एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 इसके अंदर है, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। वो पूरी उसकी स्टोरी गा के चला जाएगा कि इसका ये मोलिकुलर मास है, इसका ये वजन होगा, इतने एटम प्रेजेंट, इतने ग्राम में, वो सारी स्टोरी आपको उस चौक को देख के क्या बताएगा कि ये है। एम आई क्लियर? अगर एक बायोलॉजी का टीचर उस चौक के पास जाएगा तो वो चौक को देख के बोलेगा ओहो ये तो नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है, इट हैज़ नो लाइफ, तो वो ये बता के चला जाएगा, ठीक है। मीन्स बायोलॉजी वाले अपने एस्पेक्ट से देखेंगे किसी भी चीज़ को, बोलेंगे लिविंग और नॉन लिविंग। केमिस्ट्री वाले अपने एस्पेक्ट से देखेंगे, वो किसी भी चीज़ को उठा के फटाक से बताएंगे कि ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री वाले के सामने एक लिविंग बॉडी है तो क्या फिर भी वो उसका एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ही देखेंगे? यस, ऑफ कोर्स। अगर आपकी एक लिविंग बॉडी भी उनको दिख रही है तो भी केमिस्ट्री वाले उसके अंदर क्या कुछ हो वही बताएंगे। वो आपकी बॉडी का फटाक से मास कैलकुलेट करेंगे, आपकी बॉडी का HB देख के उसमें बताएंगे कितने ग्राम इसमें आयरन है, कितने ग्राम इसमें वाटर की अमाउंट है, कितनी RBC WBC, वो पूरा जो भी सिस्टम है, मतलब जो भी एक लैब का काम करता है बंदा, ठीक है, भले ही वो एक बायोलॉजी का पार्ट है, लैब में जो काम करने वाला जो आदमी होता है, लेकिन वो काम करता है सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। केमिस्ट्री ने उसको गाइड किया है कि कैसे टेस्ट में आप ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिए, केमिस्ट्री के पार्ट में हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है। आप लोग, पानी है, आपकी बॉडी है, कुछ भी है, उसका केमिस्ट्री टीचर जो है उसको अपने लेवल से एक कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर की फॉर्म में ही डिसाइड करेगा कि ये क्या है, ठीक है। सो ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये है केमिकल नेचर। इसके बाद है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में मीन्स उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है, ये जनरली फिजिक्स का टीचर करता है। हालांकि केमिस्ट्री और फिजिक्स इंटर रिलेटिंग है तो थोड़ा सा पार्ट इसका केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ज़्यादातर जो टॉपिक हैं ये आपको फिजिक्स में देखने को मिलते हैं हायर क्लासेस में। तो फिजिक्स का टीचर अगर आता है तो वो उस चीज़ को सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, BEC है, इसके बारे में बता के जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक लिविंग बॉडी हैं तो बायो वाला क्या बताएगा, आपको बताएगा यू आर ए लिविंग बॉडी। केमिस्ट्री वाला आपकी बॉडी का एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ये बता देगा कि आपकी स्किन जो है इस पर थोड़ी सी डस्ट लगी हुई है, इसके अंदर थोड़ा सा मीन्स सोडियम की कमी है, वो फटाफट आपको ये बताएगा कि ये स्किन का ये पार्ट मिक्सचर है, आपका ब्लड जो है वो एक मिक्सचर है, ठीक है। आपके बाल जो हैं वो प्योर प्रोटीन है, उसका फॉर्मूला तक आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप नमक खा रहे हैं, आपकी बॉडी में नमक की अमाउंट है, वो बता देगा कि इतने अमाउंट है NaCl, वो सब कुछ आपको एक केमिस्ट्री की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता है। मीन्स दैट इज़ ए सिंपल एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर फॉर दैट पर्सन। फिजिक्स वाले के लिए आप क्या हैं, वो आपकी बॉडी को टच करके बताएंगे कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी निकाल सकते हैं वो आराम से, ठीक है। आपके दांत वो हैं सॉलिड हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में पानी है, आँखों में पानी है तो वो बता देगा लिक्विड पार्ट है यहाँ से आपकी बॉडी का, ठीक है। प्लाज्मा दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी, BEC ऑल्सो दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी। तो वो जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने एंगल से उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये जो वेरी लेफ्ट साइड में आपको लोग दिख रही है, बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एनी मैटर, ये टॉपिक पढ़ा दिया जाता है 6th क्लास में। 6th क्लास की साइंस में आपको देखने को मिला होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। केमिकल नेचर जो है इसके बारे में थोड़ा सा
बहुत कम एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के बारे में 7th क्लास में किसी किसी स्कूल में बता दिया जाता है, जहाँ पे ठीक ठाक टीचर काम करते हैं। और फिजिकल नेचर जो है इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, हालांकि ये आगे जाके फिजिक्स का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा और बीसी तो अब भी ज़्यादातर फिजिक्स में ही पढ़े जाते हैं, बहुत कम केमिस्ट्री में इनके बारे में है, ठीक है। लेकिन हम आपको पूरी डिटेल नॉलेज इनकी देंगे, दोनों की, प्लाज्मा और बीसी की, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपना जो पोर्शन है, हमें ये नहीं पढ़ना, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये हमें पढ़ना है केमिस्ट्री में, लेकिन अब नहीं पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, ये है आपका सेकंड चैप्टर। 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में आपको एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में ये है, तो हमें फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना है। चलिए, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये एक कॉमन पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लेना कि हर कोई मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना। अब इस पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है वो अब हम पढ़ेंगे फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग इसको बाद में पॉज करके पढ़ते रहना, बहुत सिंपल काम है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स कोई भी अगर आप मैटर देखेंगे तो उसके जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है वो, ठीक है। अगर आप लोग ये सोचते हैं नहीं पार्टिकल हमने तो बड़े बड़े भी देखे हैं, जैसे कि आप एक मैटर की बात करें, दीवार की बात करेंगे, दीवार जो है वो बड़े बड़े पार्टिकल से मिलके बनी है, ईंटों से मिलके बनी है, ठीक है। तो आप अपनी जगह पे ठीक है कि दीवार को बनने के लिए कुछ बड़े बड़े पार्टिकल चाहिए, इवन 1-1, 2-2 किलो के पार्टिकल थे वो, तो आप तो ऐसा बोल सकते हैं ईंट के बारे में, बट व्हेन यू विल ब्रेक डाउन दैट ब्रिक देन डेफिनेटली यू विल गेट वेरी वेरी फाइन पार्टिकल, ठीक है। जो ब्रिक है वो भी तो एक मैटर है ना, अब उसको तोड़ेंगे हम, उसकी डीप स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री का काम ही ये है, डीप इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की डीप इन्वेस्टिगेशन करना केमिस्ट्री में आपको स्टडी करनी है उस चीज़ की। तो ब्रिक की स्टडी करेंगे तो वो बहुत ही फाइन पार्टिकल मिलेंगे, मीन्स ये पार्टिकल इतने छोटे समझ सकते हैं कि आपको दिखते नहीं हैं, ठीक है। सेकंड है, द पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उन पार्टिकल के बीच में स्पेस भी होता है। भले ही आप लोग एक दीवार की बात करें, एक पत्थर है आपके हाथ में और आप बोलें कि इसके पार्टिकल, चलो हमने मान लिया ये पार्टिकल से मिलके बना, लेकिन ये बात तो विश्वास के लायक नहीं है कि एक पत्थर के पार्टिकल के बीच में भी स्पेस है, ठीक है। लेकिन ये सच है, उसके बीच में स्पेस है। अगर आप पत्थर को किसी चीज़ से चोट लगाएंगे, जैसे पत्थर को हथौड़े से या किसी आयरन रोड से या स्पून से पत्थर को आप हिट करेंगे, देन यू विल गेट ए साउंड, आपको एक साउंड सुनाई देगी, और अगर साउंड जनरेट हो रही है देन डेफिनेटली द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ से साउंड तभी जनरेट होती है जब वो वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। तो वो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें माननी ही पड़ेंगी, ठीक है। उनके लॉजिक हैं वो सारे डिटेल में हम आपको बता देंगे धीरे धीरे। दीवार है, दीवार को आपको लगता है कि नहीं हमारा तो जो मैसन था, जो दीवार बनाने वाला मिस्त्री था, बहुत अच्छी बना के गए, ठीक है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि कहीं पे थोड़ी बहुत स्पेस छोड़ा हो उसने, तो आप दीवार पे एक बार ज़ोरदार हाथ मार के देखना, आपको साउंड क्रिएट होगी वहाँ से भी। और जिन भी चीज़ों से साउंड क्रिएट होती है, एक ये साउंड वाला एक मैं मोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं से भी साउंड क्रिएट होती है समझो वहाँ पे स्पेस है, पार्टिकल ने वाइब्रेशन किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो भी वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो लगातार मोशन में रहते हैं, ठीक है। अगर वो सॉलिड है तो उनका मोशन हमें फील नहीं होगा, लिक्विड है तो उनका मोशन हमें फील होगा थोड़ा सा, और गैस है तो उसका मोशन बहुत ज़्यादा फील होगा हमें, ठीक है। तो मोशन में तीनों के ही पार्टिकल होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो सभी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं किसी मैटर को, सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, 9th क्लास के फिजिक्स में आपको ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ पे अपने ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया था, दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ दैट इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे आर पुलिंग ईच अदर, ठीक है। वो भी चैप्टर हम यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उस सेक्शन में आपको वो बड़े डिटेल से मैं बता दूंगा कि फिजिक्स में वो न्यूटन ने क्या कुछ एक्सप्लेन किया उसके बारे में। चलिए, नाउ दीज आर सम एक्टिविटी, ये एक्टिविटी एक एक चीज़ को प्रूव करेंगी। जो पहला था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो कि यहाँ पे फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं। अब इन चारों को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है।
तो सच में वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 2-3 क्रिस्टल उठा के पोटेशियम परमैंगनेट के और उनको पानी में डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका पर्पल कलर होता है, ऑरेंज पर्पल समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मीन्स ये एक क्रिस्टल जो है ये पूरे पानी में फैल गया है, मतलब कि ये जो क्रिस्टल है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना था और वो छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो इस पूरे पानी में फैल गए हैं। दैट्स वाई द टोटल कलर ऑफ दिस एंटायर वाटर बिकम्स पर्पल, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना था। वो पोटेशियम परमैंगनेट का था तो मतलब बाकी सबके लिए भी फॉलो होगा ये रूल, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन पार्टिकल, मीन्स जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसको प्रूव करने के लिए एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। मीन्स आप एक गिलास पानी लें और उसके अंदर कुछ 1 या 2 स्पून चीनी की चम्मच लेके आप उसको डिजोल्व कराएं, ठीक है। ग्लास में जब आप पानी लेते हैं तो आप एक मेजरिंग सिलेंडर में ले सकते हैं आप चाहें तो, या फिर ग्लास में मार्क कर लेना कि भाई इतना गिलास हमने पानी का भरा था चीनी डिजोल्व करने से पहले, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, इवन क्योंकि जिसने साइंस पढ़ी है ठीक से वो लोग तो इसको समझ सकते हैं, लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड्स हैं वो लोग अपनी कॉमन सेंस का यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और कॉमन सेंस हमेशा ही गलत साबित हो सकती है आपकी। मीन्स आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपके पास 100 ml वाटर है और आप लोगों ने उसके अंदर 20 ग्राम जो है शुगर डिजोल्व करा दी, तो बताइए अब उसका कितना वॉल्यूम हो गया पानी का। तो बिल्कुल कॉमन सी बात दिमाग में यही आएगी कि भाई 100 ml पानी था, 20 ग्राम उसमें चीनी डिजोल्व करा दी, और ग्राम और ml नियरली सेम हमने मान लिए, चलो कुछ देर के लिए डेंसिटी सेम मान के, तो सीधा सीधा दिमाग में यही आएगा कि भाई 100 ग्राम पहले था, 100 ml पहले से था पानी और 20 ग्राम और कर दिया तो 120 हो गया, ठीक है। बट दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि चीनी जो है वॉल्यूम का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाई करना, और जब चीनी को डिजोल्व करा दिया जाएगा तो चीनी को कोई सेपरेट स्पेस नहीं चाहिए। जैसा कि अभी अभी आपको मैंने बताया कि सेकंड प्रॉपर्टी जो है मैटर की वो यही है, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस है। जैसे ये यहाँ पे अपने पास एक गिलास में ये पानी के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये जो राउंड में आपको दिख रहे हैं पानी के पार्टिकल हैं, और इन सब के बीच में स्पेस है। तो जैसे ही हमने शुगर डिजोल्व कराई, तो जैसे हम शुगर डिजोल्व कराएंगे तो शुगर अपना, जैसे ये ग्रीन कलर में आपको दिख रही है शुगर के पार्टिकल हैं, तो इनको इस ग्लास में, ये ग्लास जैसे कि पहले यहाँ तक भरा है इस लेवल तक, तो शुगर डिजोल्व होने के बाद ये और ऊपर नहीं आएगा, नो इट विल नॉट राइज इट्स लेवल, ये चीनी यहीं पे सेट हो जाएगी, क्योंकि जो पानी था उस पानी के पार्टिकल के बीच में भी तो स्पेस था ना, और चीनी के पार्टिकल घुलने के बाद बहुत छोटे हो जाते हैं, तो ये चीनी के पार्टिकल ये पानी के जो मॉलिक्यूल थे इनके बीच में जो जगह खाली थी वहाँ पे जाके अपने आप को ऑक्यूपाई करा लेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे पहले लेवल था, अगर ये 100 ml था यहाँ पे पहले लेवल, तो अब भी कितना रहेगा, वो 100 ml ही रहेगा, ठीक है। ये एक्टिविटी तो आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। चलिए, तो ये भी प्रूव हुआ कि पार्टिकल के बीच में स्पेस है। यहाँ पे ये मैंने एक क्वेश्चन भी डाल रखा आप लोगों को टॉपिक के साथ साथ आगे अच्छे से क्लियर हो जाए। 400 ग्राम शुगर इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वॉल्यूम आफ्टर कंप्लीट डिजोल्यूशन, ठीक है। 400 ग्राम शुगर जो थी वो डिजोल्व करा दी 1 लीटर पानी में, तो कंप्लीट डिजोल्यूशन के बाद पानी का वॉल्यूम कितना होगा, 1500 ग्राम हो जाएगा, 1400 ml हो जाएगा, 1 लीटर 1400 ml, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सोचना है कि क्या होगा। ये 2 ऑप्शन सेम दे रखे हैं, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया, यहाँ पे मैं एक जगह पे ग्राम डालना चाहता था, मीन्स 1400 ग्राम, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, आंसर जो है इसका वो क्या रहने वाला है, 1 लीटर ही रहेगा। क्यों रहेगा 1 लीटर, वो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो चीनी के पार्टिकल हैं उन्होंने जो बीच में स्पेस था वो ऑक्यूपाई किया है, ना कि कोई नया सेपरेट स्पेस ऑक्यूपाई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए अब यहाँ पे प्रूफ दे रखा है मैंने आपको। अगर वी गेट स्मेल ऑफ हॉट फूड फ्रॉम ए फ्यू मीटर्स बिकॉज द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन इन मोशन एंड वी फील दैम,
किचन में अगर आपके घर पे खाना बन रहा है और किचन में जो खाना बन रहा है उसकी खुशबू आपको अपने ड्राइंग रूम में मिल रही है, देन डेफिनेटली द स्मेल ऑफ दैट फूड इज़ रीचिंग थ्रू द एयर। ठीक है, वहाँ से ऐसा तो है नहीं कि आपकी मम्मा किचन में काम करते करते फूंक मार मार के ड्राइंग रूम की तरफ उन पार्टिकल्स को भेज रही हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप ही आ रहे हैं। अपने आप ही क्यों आते हैं? क्योंकि वो लगातार मोशन में रहते हैं। अब अपने आप जो खाना बन रहा था, जो आपकी किचन में सब्जी बन रही थी, उसके पार्टिकल क्यों नहीं आए आपके मुंह तक? क्योंकि वो पार्टिकल हैं हैवी। ठीक है, इसलिए वो अपने आप उठ के नहीं आ सकते। और ये जो पार्टिकल हैं, जो स्मेल वाले पार्टिकल हैं, जो भाप थी, वो उठ के आ रही हैं आपके यहाँ तक। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो सब्जी आपकी किचन में बन रही थी वो भी उठ के आ जाए आपके मुंह तक। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये सच है। अगर आप लोगों का जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर जो स्टीम थी, वो स्टीम पूरी तरह से सीटी बन के या सीटी को उठने के बाद बाहर नहीं निकल पाई और आप बाई फोर्स उस कुकर के ढक्कन को खोलना चाहें, तो अब क्या है, अंदर सब्जी है प्लस उसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर बहुत सारी स्टीम है। बहुत सारी स्टीम बोले तो बहुत सारी एनर्जी है उसके अंदर, अभी हीट एनर्जी है। और जैसे ही आप एकदम से वो ढक्कन खोलेंगे तो वो सारी हीट एनर्जी एकदम से वो भाप जो हो बाहर आने की कोशिश करेगी। ठीक है, और वो भाप किसके साथ है? जो सब्जी के टुकड़े हैं, जो सब्जी के पार्टिकल हैं, जो सब्जी की स्लाइसेस हैं या जो सब्जी के पीसीज हैं, वो सारे उनके साथ हैं। तो वो सारे की सारी भाप प्लस वो सब्जी के पार्टिकल सारे उस कुकर खोलने वाले आदमी के मुंह पे आके लगेंगे। ठीक है, तो मेरी बात समझ आई आपको कि सब्जी के पार्टिकल भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वो अंदर ही रहें तो अच्छा है। चलिए, स्मेल अच्छी है, उसको आप लोग लेते रहें। नाउ वी फील स्मेल ऑफ फूड वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू स्मेल। ये वही चीज़ है, ये क्वेश्चन बहुत बार 9th क्लास में बोर्ड में पूछा जाता है कि गर्म खाने की खुशबू हमें ज़्यादा अच्छे से फील होती है बजाय कि ठंडे खाने की। ऐसा क्यों है? क्योंकि गर्म खाने की खुशबू मैंने आपको अभी बताया कि गर्म जो पार्टिकल हैं उनके पास हीट एनर्जी है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो डेफिनेटली इफ़ ए पार्टिकल इज़ हैविंग एनर्जी देन इट विल मूव फास्ट। आपके पास एनर्जी है तो आप अच्छे से दौड़ेंगे, एनर्जी नहीं है तो आप लोग नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, तो जो गर्म खाना है उसके पास, गर्म बोले तो हीट, मतलब हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म। तो उस खुशबू वाले पार्टिकल के पास क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, तो वो फास्टली मूव करेगा। ठंडा है तो उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है एक ब्राउनियन मोशन। ठीक है, जो भी अपनी पार्टिकल थे, एक प्रॉपर्टी रहती है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द फोर्थ वन। बिफोर गोइंग टू फोर्थ वन आई हैव वन मोर स्मॉल टर्म, ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट, यू कैन नो इट। ये क्या था? ये जो पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल सब्जी के पार्टिकल किचन से आपके ड्राइंग रूम तक पहुंच रहे थे, वो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं आएंगे। जैसे बुलेट आती है ऐसे नहीं आएंगे कि किचन से निकले पतीले से और बुलेट की तरह सीधे एक डायरेक्शन में चल के आपके नाक के अंदर आके घुसे हों, ऐसे नहीं पहुंचेंगे वो। दे विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे विल मूव इन जिगजैग वे। ठीक है, जिगजैग वे बोले तो मीन्स वो ऐसे ऐसे चलेंगे, मीन्स कहीं पे भी। ये भी थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे बन गया है, ऐसे भी नहीं चलेंगे वो। ठीक है, ये भी मैंने थोड़ा सा पैटर्न बना दिया। उनमें तो पैटर्न होता ही नहीं, मीन्स कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, जो मन किया जिस भी डायरेक्शन में मन किया वो ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो जिगजैग वे है, ये जो मोशन है, इसी मोशन का नाम क्या है? ब्राउनियन मोशन। और इसका नाम ब्राउनियन मोशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक बोटेनिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उनकी वजह से, उनके नाम के लिए, उनको ऑनर देने के लिए इसका नाम पड़ा था ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट। अगर आप लोग कोई चीज़ डिस्कवर करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गिव इट योर नेम। ठीक है, आप अपना सर नेम दे सकते हैं उसको, जो भी आपका सर नेम है, अच्छा लगेगा इंडिया वाले अगर बाद में पढ़ेंगे तो। चलिए, नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल जो भी है मैटर को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। आप पानी के अंदर हाथ डालेंगे, मीन्स पानी के अंदर अगर आप कराटे की तरह एक एक्शन लेंगे, ठीक है, या पानी के अंदर चम्मच मारेंगे तो आराम से चम्मच पानी के अंदर घुस जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड फॉर्म है और लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में इतना ज़्यादा दम नहीं है कि वो आपकी चम्मच को रोक पाएँ। ठीक है, अगर आप हवा में हाथ मारेंगे या हवा में चम्मच को मारेंगे तो वो तो और भी आसानी से चलेगा, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल हैं वो गैसेस फॉर्म में हैं और उनके अंदर तो और भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
ठीक है। तो हवा में हाथ चलाना सबसे आसान, पानी में हाथ चलाना थोड़ा सा मुश्किल एज़ कम्पेयर टू एयर। और अगर आपके हाथ के सामने रख दिया जाए एक ईंट या एक दीवार खड़ी कर दी जाए तो उसके अंदर से हाथ को क्रॉस कराना दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके, इफ़ अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट ए जूडो कराटे एक्सपर्ट। अगर आप कराटे एक्सपर्ट हैं तो फिर तो आप अपने हाथ को, जैसे कांच की बोतल तोड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो अपने हाथ को कांच की बोतल के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन उनको एक फोर्स लगाना पड़ता है, कुछ ट्रेनिंग प्लस सम फोर्स दे हैव टू एक्सर्ट, दैट्स वाई दे आर एबल टू यू कैन से इंटरसेक्ट थ्रू द बोतल। तो आप लोग याद रखिए कि पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर से हाथ को निकालना या किसी भी चीज़ को या उनको सेपरेट आउट करने के लिए हमें एक फ़ोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभार हमारा फोर्स कम रह जाता है तो हम उनको अलग नहीं कर पाते हैं, कभी कभार हमारा फोर्स सफिशिएंट हो जाता है जितना हमें चाहिए तो हम उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एयर को आप अलग कर सकते हैं, कहीं पे धुआं हो जाए, धुआं हवा में मिल रहा है तो आप धुएं को अलग कर सकते हैं, कुछ भी अपने हाथ से पंखा लेके उसको हिला के आप उसको वहाँ से हटा सकते हैं, दैट सिंपल। चलिए, ये सारे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन थे भाई, ये सिंपल से हैं तो आप लोग इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, हर बुक में आप जो भी बुक खरीद के पढ़ रहे होंगे उसमें एक टेबल ज़रूर देखने को मिलेगी, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने थोड़े और बड़े लेवल की टेबल उठा रखी है, वहाँ जाने से पहले यहाँ पे कुछ आपकी काम की चीज़ है जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। पूरी टेबल पूछना आजकल वो तो बंद ही हो चुका है, डायरेक्ट सबको पता है कि एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आने हैं आपके, तो फिर वो आपसे ऑर्डर पूछते हैं, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस में काइनेटिक एनर्जी का क्या ऑर्डर है। अब काइनेटिक एनर्जी एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, अगर आप नहीं सुना है आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी तो मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी चीज़ को मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स अगर कोई बाइक सड़क पे दौड़ रही है तो हम क्या बोलेंगे, बाइक के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी शो कर रही है बाइक, ठीक है। अगर बाइक खड़ी है तो हम बोलेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी अब 0 हो चुकी है, ठीक है। मीन्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। एम आई क्लियर। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा हिल रही है समझो उसके पास उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। चलिए, अब आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ है, ये जो एरो आपको दिख रही है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दिस साइड। मीन्स सबसे कम एनर्जी किसकी है, सॉलिड के पार्टिकल्स की, इससे ज़्यादा किसकी, लिक्विड वालों की, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी हुई, गैस वालों की। क्यों होता है ऐसा, बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना इसके पीछे, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो तो हिलते ही नहीं हैं, और वो हिलते क्यों नहीं हैं उसका भी लॉजिक यहीं पे है, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास में बैठे हैं और अगर आप सारे एक दूसरे को कस के पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपको हिलाना मुश्किल होगा, ठीक है। और अगर आप लोग एक दूसरे से गैप बना के सिर्फ उंगली से उंगली टच करके बैठे हैं तो कोई भी आपको पकड़ के बाहर फेंक सकता है। मीन्स आफ्टर अप्लाइंग ए वेरी स्लाइट फोर्स देयर पोजीशन, योर पोजीशन कैन बी चेंज्ड वेरी इजीली, ठीक है। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इनके पास जो एनर्जी है, अट्रैक्शन ज़्यादा, तो ये हिल नहीं रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से हिल सकते हैं, ठीक है ना, पानी को हम हिला सकते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा के, दीवार को नहीं हिला सकते, तो पानी को हिला सकते हैं तो पार्टिकल के अंदर क्या है, मोशन हो सकता है, मोशन हो सकता है तो उनके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन ज़्यादा। और गैस के पार्टिकल तो आपको पता ही है, उनको तो एक बार छोड़ दो बस वो हाथ नहीं आने वाले, फिर धुआं अगर फैल जाए तो आप उसको पकड़ नहीं सकते अपनी मुट्ठी में, ठीक है। तो दे हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये जो पार्टिकल इनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। अगर थोड़ा सा भी अट्रैक्शन होता तो ये लोग यहाँ से इस जगह से दूर दूर नहीं फैलते, ठीक है। अगर स्मेल जो है एक बार उसको रिलीज़ करो आप, परफ्यूम की स्मेल को किसी एक कॉर्नर में, वो पूरे एंटायर घर में फैल जाते हैं। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है परफ्यूम के वो गैसियस फॉर्म में हैं और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो जहाँ पे छोड़े गए थे सारे एक दूसरे को पकड़े रहें और वहीं पे उसी हवा में खड़े रहें, नो।
दे हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर फैलना शुरू कर देंगे तो वो फैल जाते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, इसी फॉर्म से पूछा जाएगा। आपको 4 ऑर्डर मिलेंगे नीचे, कभी आपको सॉलिड की कम, कभी आपको लिक्विड से स्टार्ट मिल जाएगा ऑर्डर, मीन्स लिक्विड सॉलिड गैस, कभी सॉलिड लिक्विड गैस, कभी गैस लिक्विड सॉलिड, कुछ भी करके आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 नीचे ऑप्शन देंगे और बोलेंगे कौन सा करेक्ट काइनेटिक एनर्जी वाला ऑर्डर है। ठीक है, तो आप याद रखिए, सॉलिड लिक्विड गैस and increasing towards gas, this is the perfect and this is the appropriate answer for the given question. Next है particle, I think ये mobility word है या क्या है पता नहीं। okay, this is particle mobility, आप समझ सकते हैं। particle mobility means same, means कौन से particle ज़्यादा हिलते हैं, तो आपको पता है सॉलिड के सबसे कम, गैस के थोड़े से ज़्यादा और लिक्विड के थोड़े से ज़्यादा और गैस के सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में, इससे फिर थोड़ा सा कम लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, गैस में। तो इस बार जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। एरो का साइज आपको दिख रहा होगा, एरो इस साइड से चली है, मीन्स गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए, ये थे इनके 3 जो प्रॉपर्टी थी, उनके बेसिस पे इनका ऑर्डर सेट करना, जो कि डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। इसके बाद ये एक टेबल है, इसको ज़्यादा डिटेल में आई थिंक बोलने की ज़रूरत है नहीं, मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। वॉल्यूम की अगर जब बात की जाएगी तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होगा। लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है, नहीं, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती है। 1 लीटर पानी है, आप गिलास, कटोरी, कप किसी भी चीज़ में डालो वो 1 लीटर ही रहने वाला है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है लिक्विड का फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अगर आपके पास पहले एक गुब्बारे में गैस थी तो उसका वॉल्यूम क्या था, जितना गुब्बारे का साइज था, जो गुब्बारे का वॉल्यूम था, एक बलून के वॉल्यूम जितना ही उसका वॉल्यूम था। अगर आप बलून को थोड़ा सा पिन कर देंगे, उसको आप छेद कर देंगे, तो वो जो गैस एक छोटे से बलून में थी वो पूरे रूम में फैल सकती है, मीन्स नाउ इट्स वॉल्यूम इज ए कंप्लीट रूम। क्लियर, तो गैस को जितना आप छोड़ेंगे उतना स्पेस ऑक्यूपाई करती रहेगी, एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन मतलब कि एक पार्टिकल का दूसरे मीडियम में मिक्स होना। ठीक है, जैसे कि पानी में आप इंक डालें तो इंक की वजह से पूरा पानी नीला हो जाता है, मतलब कि वो जो कलर्ड इंक थी उसका पूरे पानी में फैल जाना, दैट इज़ डिफ्यूजन। तो कैन डिफ्यूज़ इन लिक्विड, सॉलिड जो है वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं लिक्विड में, जैसे आप चीनी का एक टुकड़ा पानी में डाल देते तो वो पूरा पानी मीठा हो जाता है। लिक्विड जो है डिफ्यूजन इज़ हायर देन सॉलिड, पानी में एक तो आप चीनी डालें मीठा करने के लिए, और एक पानी में चाशनी डालें। ठीक है, कौन सा जल्दी मीठा करेगा, डेफिनेटली जो अगर आप चाशनी डालेंगे तो वो जल्दी मीठा करे, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल जल्दी मिक्स होंगे। चीनी डालेंगे तो चम्मच से उसको पकड़ के घुमाना पड़ेगा, तब जाके वो पानी को मीठा कर पाएंगे। ठीक है, तो लिक्विड जो हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं। और अगर गैस की बात की जाए तो वो तो आपको पता ही है, सुपर है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, कॉफ़ी, जब कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी बनाने वाला क्या करता है, पहले वो दूध को और वो पाउडर वगैरह सब कर आके लास्ट में क्या करता है, उसके अंदर वो पाइप जो होती है जिसमें स्टीम बनती है, उस पाइप को डाल के और कॉफ़ी मशीन को ऑन करता है, तो बहुत ज़ोरदार स्टीम जो है उस कप में जाती है, जिसको जैसे पूरी कॉफ़ी एकदम से उबलना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल मैं आपको जो बता रहा हूँ समझ आया, मतलब कि पानी में चाशनी डालो, पानी में चीनी डालो, वो दो एग्जाम्पल हुए, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एंड नाउ दिस थर्ड वन इज डिफ्यूजन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। ठीक है, लिक्विड था आपके पास वो दूध और वो मिक्स किया हुआ पाउडर, और उसके अंदर मिक्स क्या करा दी, गैस। गैस बोले तो वो जो स्टीम थी, जो भाप थी, जो कॉफ़ी मशीन में प्रिपेयर हुई थी, वो भाप एकदम से आपने उस ठंडे दूध या जो भी आपके पास मिक्स एक सॉल्यूशन था उसके अंदर आपने डाली पाई, और वो तुरंत एकदम से भाप उस पूरे पानी में फैल गई, और पूरा का पूरा जो पानी, कॉफ़ी, दूध, जो भी आपका मटेरियल था वो पूरा का पूरा गर्म हो गया। ठीक है, मतलब कि वो सबसे फास्ट मिक्स होती है।
चलिए, इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, नेग्लेजिबल है। लिक्विड को भी कंप्रेस करना नेग्लेजिबल है, लेकिन थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे वाटर बलून आपके पास, तो उसको पकड़ के थोड़ा दबा सकते हैं। और गैस को कंप्रेस करना तो बहुत आसान है, मीन्स हवा वाले गुब्बारे को तो आराम से दबा के अलग अलग शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद है रिजिडिटी, फ्लूइडिटी। रिजिडिटी का मतलब शेप चेंज ना होना, रिजिड नेचर मतलब कि जैसा है वैसा का वैसा ही रहना। तो सॉलिड जो हैं उनकी रिजिडिटी हाई होती है। फ्लूइडिटी मतलब कि फ्लो करना। फ्लूइड जो है ये फ्लो वर्ड से ही बना है, और फ्लूइड जो हैं वो उन्हीं को बोला जाता है। फ्लूइड की डेफिनेशन ये होता है द मटेरियल विच कैन फ्लो, ठीक है। तो सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, तो इनकी रिजिडिटी क्या है, हाई होती है, वेरी हाई रिजिडिटी। एंड फ्लूइडिटी इज वेरी लेस, मीन्स कांट फ्लो। लिक्विड जो हैं उनकी रिजिडिटी क्या होती है, कम, मतलब शेप चेंज करना आसान है, और फ्लो करना भी उनके लिए इजी है। और गैस का तो आपको पता है रिजिडिटी नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही चेंज होती रहती है उसकी शेप, ठीक है। और फ्लो करने के मामले में वो सबसे आगे है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच स्टेट ऑफ मैटर और विच स्टेट्स ऑफ मैटर आर फ्लूइड्स, मीन्स फ्लूइड्स हम किसको बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओनली लिक्विड, और लिक्विड एंड गैस। Okay, so your answer will be liquid and gases. These two state of matter are known as fluids. इनको हम fluids बोलेंगे। डेंसिटी सॉलिड की हाई होती है, लिक्विड की मॉडरेट है, मतलब बीच में है, और गैस की लो डेंसिटी है। शेप जो है दे हैव डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव शेप। ये सारा आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया कि सॉलिड के पार्टिकल हिलते ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लिस्ट होगी। पानी थोड़ा सा चल सकता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी हाई होगी। और गैस तो बहुत ज़ोरदार भागती हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इंटर पार्टिकल स्पेस, ये भी मैंने आपको बताया कि सॉलिड तो बिल्कुल पास होते हैं, तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या लिस्ट है। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा। इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा। ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं शायद, तो आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। चलिए, प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में इससे कुछ नहीं पूछा जाता है, केवीएस में भी इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा आप ये समझिए, जैसे कि मैंने बोला कि सॉलिड के अंदर एनर्जी सबसे कम, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा। उससे भी अगर ज़्यादा एनर्जी कर दी जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, फिर प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि गैस जो हैं, गैस को भी और हाई टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो गैस क्या करती है, गैस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जो बचा हुआ है अपने पास, जो सिस्टम बचा हुआ है, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। इसको लेके पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, ठीक है। वो आप लोग पढ़ लेना, बाद में ज़रूरत पड़े तो मैं आपको एक जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप लोग पानी को गर्म करते हैं तो सबसे पहले आइस को जब हम देखते हैं तो दैट इज़ सॉलिड फॉर्म, ठीक है। आइस को थोड़ी सी हीट दी, देन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, वो पानी बन जाएगा। इफ़ यू विल अगेन गिव सम मोर हीट टू दैट लिक्विड वाटर, देन इट विल टर्न इनटू स्टीम। पहले सॉलिड आइस की फॉर्म में, लिक्विड पानी की फॉर्म में, इसके बाद भाप की फॉर्म में गैस। अगर उस भाप को और ज़्यादा एनर्जी दे दी जाए, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये हर किसी गैस के साथ पॉसिबल भी नहीं है कि कोई भी गैस पकड़ी और उसको एनर्जी दी और उसका प्लाज्मा बना के इकट्ठा कर लिया। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द गैसेज। कुछ स्पेशल टाइप की गैसेज हैं और उनकी क्या कंडीशन है वो सब भी इस पैराग्राफ में मैं आपको बताऊँगा अभी। कुछ स्पेशल टाइप की ही गैसेज हैं जिनको आप लोग गर्म करेंगे तो वो प्लाज्मा की स्टेट में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कि गैस को और ज़्यादा हीट देने के बाद गैस के जो एटम थे, क्योंकि कोई भी चीज़ किससे मिलके बनी है, बेशक वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो, वो मिलके बनी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल से ही, ठीक है। तो जैसे ये हमने गैस देखी यहाँ पे, ये गैस के पार्टिकल थे, इनको हीट दी जाएगी तो इनके अंदर से क्या निकलना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन, एक दो कितने भी निकल सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन द वैलेंसी एंड ऑल द अदर फैक्टर्स। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या बचा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक आयन बच गया अपने पास, ठीक है।
ये एक पॉजिटिव चार्ज का आयन है अपने पास। एम आई क्लियर? और यहाँ पे साथ में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक तो इलेक्ट्रॉन का ग्रुप इकट्ठा हो गया यहाँ पे और एक ग्रुप इकट्ठा हो गया इन आयंस का, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ग्रुप किसके ऊपर इकट्ठे हुए हैं, उस पार्टिकल के ऊपर। जैसे यहाँ पे जो गैस थी, उस गैस में से निकल के ये दोनों चीज़ बनी है। यहाँ पे गैस थी, गैस को गर्म किया तो आयन बना और इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। दो टाइप की चीज़ें बनी और कंबाइंड जब ये जो दोनों चीज़ें हैं इन्हीं को मिला के हम क्या बोलेंगे, दैट दिस इज़ प्लाज्मा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इस कैटायन को प्लाज्मा नहीं बोलेंगे, ना ही आप इन इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप है इसको प्लाज्मा बोलेंगे। इस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप और साथ में जो पॉजिटिव आयन बने हैं, इन दोनों को मिक्स करके ही हम क्या बोलेंगे, इस पूरे क्लाउड को क्या बोला जाएगा, इट इज़ प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा के ऊपर अगर नेट चार्ज आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन प्लाज्मा, कुछ लोगों के माइंड में आता है कि प्लाज्मा बनता है जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब भी रिलीज होते हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज बनता है। एक चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो आप लोगों के माइंड में ऐसा आता है शुरुआती दौर में कि चार्ज मटीरियल है कुछ ना कुछ, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्लाज्मा बोला ही इसको जाता है, इस कंबाइंड फॉर्म को। और जब इस कंबाइंड फॉर्म को देखा जाएगा तो जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कंबाइंडली वो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल मटेरियल मिलेगा। ये प्लाज्मा जो है ये न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आपसे ना CBSE में आने वाला और ना ही आपके एग्जाम में आने वाला। चलिए, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर थी, इसके बारे में जो साइंटिस्ट थे, एर्विंग लैंगमेयर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1920 में। एक्साइटेड फॉर्म ऑफ गैस, मतलब कि सबसे गैस को भी जब और एक्साइट कर दिया जाएगा, एक्साइट करने के लिए एक ही चीज़ होती है केमिस्ट्री में, मीन्स हीट दे दो किसी भी चीज़ को, अगर आप एक्साइटेड करना चाहते हो तो वो प्लाज्मा बन गया था, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे डिटेल्ड है इसके बारे में। ये दो कंडीशन आपको अपने माइंड में रखनी है प्लाज्मा के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन वी कन्वर्ट ऑल द गैसेज इनटू प्लाज्मा? नो, वी कांट कन्वर्ट ऑल द गैसेज इनटू प्लाज्मा फॉर्म। यू हैव टू सेटिस्फाई दीज कंडीशन। आफ्टर सेटिस्फाइंग ओनली दीज कंडीशन यू कैन कन्वर्ट द गिवन गैस इनटू प्लाज्मा फॉर्म। क्या क्या कंडीशन है देखिए, द प्लाज्मा मस्ट हैव एन ओवरऑल चार्ज क्लोज टू जीरो एट ऑल टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर जो चार्ज मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, हमेशा ही जीरो, ठीक है। हालांकि कहीं से अगर आप उसको देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इधर समझो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा है, इसके थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा साइड में, 4 पॉजिटिव थे, 4 मैंने इलेक्ट्रॉन छाप दिए। तो इसको अगर आप यहाँ से देखेंगे इधर से, तो आपको कैसा फील होगा कि ये प्लाज्मा कैसा है भाई, समझो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से देखेंगे तो कैसा फील होगा कि प्लाज्मा कैसा है भाई, नेगेटिव चार्ज है। और इकट्ठा पूरा देखेंगे तो प्लाज्मा क्या है, जीरो चार्ज है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम कहीं कहीं पे इसको चार्ज पार्टिकल समझ के या चार्ज पार्टिकल कंसिडर करके इसका यूज करते हैं, मतलब इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं हम फिजिक्स के मेथड लगा के, और फिर हम इसको यूज करते हैं अपने तरीके से जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा। 100 बातों की एक बात, अगर आपको ये बात याद रह गई कि 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस और चौथी स्टेट जो वो प्लाज्मा है, तो समझो अपना ज्ञान प्रदर्शन पूरा हुआ, ठीक है। ये कैसे बनता, क्या बनता, वो जो भी मैंने आपके सामने अभी गाया उसको भूल जाओ अगर आपको नहीं समझ आया तो। अगर आप समझ पाए तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी और आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, सेकंड कंडीशन क्या है, कोई भी चीज़ प्लाज्मा कब बोली जाएगी, इन ऑर्डर टू फॉर्म, सेकंड, इन ऑर्डर फॉर एन आयोनाइज्ड गैस टू बी ए प्लाज्मा इट मस्ट ऑल्सो एग्जिबिट कलेक्टिव बिहेवियर। मतलब कि कलेक्टिव, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव बिहेवियर बोले तो कि वो मीन्स कहीं कहीं पे नेगेटिव शो करेगी, कहीं कहीं पे पॉजिटिव भी शो करेगी। वो गैस के जो ऊपर आयन निकल के आए थे कहीं से पॉजिटिव दिखेंगे, कहीं से नेगेटिव दिखेंगे, और ओवरऑल जब उनको देखा जाएगा क्या दिखेंगे, वो न्यूट्रल दिखेंगे। बस यही है कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब कि चार्ज भी दिखे और एक दूसरे से आसपास भी रहेंगे, ये तो क्लियरली पता ही है। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो क्या है, फॉर ए प्लाज्मा इज दैट मेंशन द पार्टिकल मस्ट डोमिनेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस।
ये आपके लिए एक थोड़ी सी जो है ऐसी बात है जिसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। मीन्स वो जो प्लाज्मा जो हमने अभी अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि वो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन अगर आपने मेरा डायग्रामेटिकल फॉर्म में अच्छे से समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे वो, ठीक है। कलेक्टिवली देखा जाए तो 0 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी अपना इन्फ्लुएंस दिखा पाते हैं जब कोई चीज़ चार्ज्ड दिखे उसके आसपास। तो मैंने आपको बताया कि ये चार्ज्ड बिहेवियर भी शो करते हैं साइड से और कलेक्टिवली न्यूट्रल भी शो करेंगे। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज इसके आसपास आएंगे तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के ऊपर असर डालेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, प्लाज्मा को लेके शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही आपके माइंड को भर दिया है। प्लाज्मा यूजुअली एग्जिस्ट ओनली इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ही क्रिएट होगा, क्योंकि अगर खुली हवा में प्लाज्मा बना दिया तो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे गैस के, वो तुरंत इस हवा से प्रोटॉन लेके या इस हवा में मिक्स होकर तुरंत न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये वैक्यूम में ही बनेगा, ये चीज़ आप याद रखना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। एक तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और अगला पॉइंट प्लाज्मा कहाँ बनता है। कैन वी क्रिएट प्लाज्मा इन ओपन कंडीशन? नो, वी हैव टू क्रिएट प्लाज्मा ओनली एंड ओनली इन वैक्यूम। आइसोलेटेड सिस्टम में भी नहीं बना सकते इवन हम, क्योंकि उसमें भी कोई गैस होगी तो वो इसको इलेक्ट्रॉन लेके इसका जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप याद रखिए कि वैक्यूम में ही बनेगा। वैक्यूम एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ भी ना हो, सबको पता है। चलिए, एंटायर गैलेक्सीज कैन बी सीन बिकॉज दीज आर इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। जो हमें गैलेक्सीज दिखती हैं, जो यूनिवर्स में दिखती हैं, वो सारे की सारे इसलिए दिख पाते हैं क्योंकि वो सारे किससे मिलके बनी है, प्लाज्मा से, ठीक है। प्लाज्मा के और जो यूज़ आजकल आपको देखने को मिलते हैं वो है फ्लैश ऑफ ए लाइटनिंग बोल्ट, ठीक है। जो लाइटनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं अलग अलग टाइप की आजकल, उन सब के अंदर क्या है, जो उनकी फ्लैश जो हमें दिखती है वो क्या है, प्लाज्मा है। लाइट ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है उसकी भी क्या है, प्लाज्मा है। पिक्सल्स ऑफ ए प्लाज्मा टीवी, ठीक है। प्लाज्मा टीवी आई थिंक अभी नहीं पहुँचे हमारी टेक्नोलॉजी में। हम लोग पहले एलसीडी यूज़ करते थे, उसके बाद एलईडी यूज़ करना शुरू किया, और जो ज़्यादा और एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्लाज्मा टीवी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे डायरेक्ट जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के अंदर प्लाज्मा भर रखा है, और जैसे ही उसके अंदर करंट पास होता है वो प्लाज्मा ग्लो करना शुरू करता है, ठीक है। जैसे कि आग के ऊपर जो आपको लो दिखती है, आग की जो आपको फायर की जो फ्लेम दिखती है, दैट इज़ प्लाज्मा। कैंडल के ऊपर जो कैंडल की फ्लेम है, दैट इज़ प्लाज्मा, ठीक है। तो ऐसे ही एडवांस्ड कंट्रीज़ में क्या चल रहा है आजकल, प्लाज्मा टीवी चल रहे हैं, ठीक है। उनके जो टीवी हैं वो अच्छे से क्लियरली दिखते हैं क्योंकि उनमें प्लाज्मा होता है और वो करंट लेके एक्साइट फॉर्म में आ जाता है वो प्लाज्मा, और वो शो होता है। चलिए, इसके बाद आते हैं अभी अपने पास फिफ्थ स्टेट। दिस इज़ BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम है। सत्येंद्र नाथ बोस जो अपने इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, ठीक है। ये डिटेल है इसकी, कैसे क्या हुआ था। अच्छा, ये जो है ये है सुपर कूल्ड फॉर्म। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन थी नॉर्मल, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, बहुत ज़्यादा हीट दे दी, सुपर एक्साइटेड स्टेट अगर कर दी तो वो बन गया था प्लाज्मा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी गैस को अगर हम सुपर कूल कर देंगे, ठीक है, और गैस कौन सी, ये नहीं कि कोई भी गैस उठाई और उसको सुपर कूल कर दिया। गैस की कंडीशन है, वो गैस क्या होनी चाहिए, 1/1,00,000 हवा की जो डेंसिटी है, एयर की जो डेंसिटी है, उससे 1,00,000 गुना कम डेंसिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। इतनी थिन गैस होनी चाहिए वो, मीन्स वेरी वेरी थिन गैस। बहुत कम डेंसिटी वाली गैस अगर है, उसको हम बहुत कम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका टेम्परेचर लो करना होता है। तो हम उसको बहुत लो टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगी, वहाँ पे जाने के बाद एक सुपर कूल्ड स्टेट में चली जाएगी, और उसी चीज़ का वो जो बन जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी का नाम क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब कि दैट इज़ नोन एज द BEC ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। और वो टेम्परेचर कितना लेके जाना पड़ेगा हमें, दैट इज़ नियरली -273.15 डिग्री सेल्सियस।
इस 15 को आप हटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राउंड ऑफ भी बोल सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर करना पड़ेगा उस गैस का। किस गैस का? वो गैस जिसकी डेंसिटी हवा की डेंसिटी से 1 लाख गुना कम थी, ठीक है। उसका जब आप इतना कम टेम्परेचर करेंगे तो जाके वो बीईसी में कन्वर्ट हो गई। जो अपने घर पे नॉर्मल फ्रिज होता है उसका टेम्परेचर हम मैक्सिमम -10 to 12 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं माइनस में। जो बड़ी बड़ी शॉप हैं, जो डीप फ्रीज होते हैं, उनका टेम्परेचर -20 to 22 डिग्री सेल्सियस हम कर सकते हैं, ठीक है। जो हम कॉलेज में लैब यूज करते थे ग्रेजुएशन टाइम पे, उनका टेम्परेचर -40 तक कर पाते थे हम लोग। कोई ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें हो सकता है और भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज रेफ्रिजरेटर वो यूज़ करते हो तो वो और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल है। थ्योरेटिकली हम इसकी वैल्यू बताते हैं कि भाई इतना टेम्परेचर हम करते हैं, ठीक है। और इस टेम्परेचर का इनाम क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो। वाई दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो? बिकॉज दिस इज 0 केल्विन। जब इस डिग्री सेल्सियस से हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 केल्विन बन जाता है, ठीक है। तो 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर होता ही नहीं है, इसीलिए केल्विन को हम इंटरनेशनल यूनिट मानते हैं। मीन्स एसआई यूनिट टेम्परेचर की केल्विन ही बोली जाती है। केल्विन एसआई यूनिट क्यों है? क्योंकि जब केल्विन में कोई टेम्परेचर कन्वर्ट किया जाता है तो हमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती। सो इट इज़ ए गुड स्केल, एक अच्छा स्केल है जिसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई झंझट ही नहीं है। सारी की सारी वैल्यू आपकी कैसे रहेंगे? हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि -1 -2 -3 ऐसा कोई टेम्परेचर पॉसिबल है ही नहीं इस यूनिवर्स में। एटलीस्ट अर्थ के ऊपर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें हमेशा ही वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी। इसीलिए हर दुनिया, हर देश के साइंटिस्ट जो हैं वो केल्विन को ही यूज़ करते हैं। दैट्स वाई केल्विन इज नोन एज एसआई यूनिट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाई केल्विन इज नोन एज एसआई यूनिट। चलिए, इसके बाद एब्सोल्यूट जीरो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो अगर केल्विन में बताई जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 केल्विन। अगर इसी को आप चेंज करेंगे रैंकिन में, रैंकिन भी एक टेम्परेचर कन्वर्ट करने का स्केल है। जैसे सेल्सियस है, केल्विन है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ऐसे ही रैंकिन भी एक स्केल है, ठीक है। एक रूमर भी स्केल है, ठीक है। रैंकिन में भी क्या हो जाएगा? 0, और सेल्सियस में -273.15, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 4 स्केल पे इसको मैंने शो कर रखा है। एक स्केल और मैंने आपको बताया रूमर, ठीक है। तो रूमर भी एक स्केल है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये रैंकिन रूमर कहीं काम नहीं आने वाले आपके यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जिसके लिए अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम में रैंकिन और रूमर का कोई रोल नहीं है। सिर्फ फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, या इनको 3 को ही इंटरचेंज करना आएगा अपने सिलेबस में, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा। और 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो पार्टिकल है, उसके पार्टिकल अभी तक हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन इन मोशन। जो 4 प्रॉपर्टी थी किसी भी मैटर की, उसमें एक ये प्रॉपर्टी थी कि द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर ऑलवेज रिमेन इन मोशन, ठीक है। लेकिन 0 केल्विन के ऊपर इनके पार्टिकल का मोशन जो है वो स्टेशनरी हो जाता है, मीन्स मोशन 0 हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल वहीं पे एकदम से फ्रिज्ड समझो आप उसको, ठीक है। एकदम से पूरा जो नेचर था उसका टोटली डिफरेंट हो जाता है। चलिए, एनर्जी ऑर्डर इन ऑल द 5 स्टेट, मीन्स एनर्जी कैसे है, सबसे कम एनर्जी किसकी थी, सबसे ज़्यादा किसकी थी। आई थिंक आपको अपने माइंड में आ चुका है। तो मेरे दिखाने से पहले आप अपना आंसर खुद सोचिए दिमाग में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप लोग अपना सोचना कि सबसे कम एनर्जी कौन सी स्टेट के पास थी, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, सबसे कम एनर्जी होती है अपनी बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट के पास, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, मतलब बहुत 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 कम टेम्परेचर कर देते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं उस चीज़ का। जब इतना नेगेटिव टेम्परेचर कर दिया तो उसके अंदर आप सोच सकते हैं कि हीट एनर्जी कितनी बचेगी। कुछ भी हीट नहीं बचेगी, मतलब उसके पार्टिकल के पास कोई एनर्जी नहीं है, पार्टिकल हिलना ही बंद कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि पार्टिकल विल बी सीज्ड, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट, जो अपने स्टेट ऑफ मैटर है, इसकी है।
इसके बाद सॉलिड की होती है। सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी किसके पार्टिकल में है, लिक्विड में, तभी वो हिल पाते हैं। और लिक्विड से ज़्यादा एनर्जी किस में है, गैस में। और गैस को भी जब हम और ज़्यादा हीट देते थे तो वो गैस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के किस फॉर्म में चली जाती थी, प्लाज्मा फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये एक ऑर्डर है एनर्जी का। मीन्स सबसे कम एनर्जी बीईसी के पास, इससे ज़्यादा एनर्जी सॉलिड के पास, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड के पास, लिक्विड से ज़्यादा गैस के पास, और गैस से ज़्यादा प्लाज्मा के पास। ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ऑफ ए मैटर इज, सो दैट विल बी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मिनिमम एनर्जी दैट विल बी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद ये कुछ टर्म है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। ऑस्मोसिस, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। रिजिडिटी, ये भी एक टर्म है, मीन्स अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इनको बेसिकली, इसलिए मैं बार बार इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ठीक है, ये सारे जितने भी हो सकते थे मैंने इकट्ठी कर दिए। ये दो आपके लिए नई चीज़ें हैं, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस का मतलब है जैसे कि आपने गिलास में पानी डाला, कांच के गिलास में पानी डाला। ठीक है, तो कुछ फोर्स तो लगेगा, पानी और पानी के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, जैसा कि रूल है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पानी और पानी के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो क्या बोला जाएगा, कोहेसिव फोर्स। और पानी के जो पार्टिकल है वो जो कांच का गिलास है, उस कांच के जो पार्टिकल हैं उसके साथ भी चिपकने की कोशिश करेंगे। तभी तो ऐसा होता है कि पानी गिलास से निकलने के बाद भी गिलास गीला रहता है। देखा होगा आप लोगों ने, पानी जो है कांच के गिलास से अगर आपने निकाल दिया, उसके बाद आप गिलास में उंगली डाल के घुमाएंगे तो ये नहीं है कि आपकी उंगली बिल्कुल सूखी मिलेगी, आपकी उंगली गीली मिलती है। क्यों? क्योंकि कुछ पानी के पार्टिकल जो हैं अब भी उस कांच के पार्टिकल के साथ चिपके हुए हैं, बिकॉज वी नो दैट पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जो पानी के पार्टिकल उस कांच के गिलास के पार्टिकल के साथ चिपके रह गए, मतलब ये जो फोर्स लगा है पानी के पार्टिकल और कांच के पार्टिकल के बीच में, इस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। मतलब कि फोर्सेस बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, आप अपने ही हाथ को पकड़ के खींचें दूसरे हाथ से तो वो है कोहेसिव फोर्स, आपके हाथ को कोई दूसरा आदमी पकड़ के खींचे तो वो है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, आपने देखा होगा एडहेसिव टेप होती है, ठीक है, अडहेयर होता है, ये वर्ड इसी से बने हुए हैं, इसी एडहेसिव फोर्स हैं। ठीक है, मतलब कि दूसरे के साथ चिपकाने वाले टेप एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव टेप। तो ये दो फोर्स थे, याद रखना। कोहेसिव फोर्सेस सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स, एडहेसिव फोर्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में फोर्स। चलिए, ये है भाई मेनिस्कस। ठीक है, मेनिस्कस ये भी सिर्फ कंपटीशन में आता है, एनटीएससी वगैरह में पूछा जाता है, आप लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोग अगर जानना चाहें तो इसको पढ़ लेना, ज़्यादा जानकारी लेनी तो आप मेरे पास मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं आएगा। ठीक है, एडहेसिव फोर्स ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। मीन्स इस H2O मीन्स पानी के और इस ग्लास के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स है एडहेसिव फोर्स। इधर भी इस पानी के बीच में और इस ग्लास के बीच में एडहेसिव। लेकिन इस पानी और इस पानी के बीच में ये जो फोर्स है ये क्या है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो आई थिंक जो मैं अब तक आपको बोल के बता रहा था वो अब आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कोहेसिव एडहेसिव पिक्चर से। चलिए, ये था भाई। इसके बाद है अपने पास मेनिस्कस। तो अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हैं तो आपका जो मेनिस्कस होगा वो कैसा होगा, कनकेव मेनिस्कस। और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो आपका होगा कन्वेक्स मेनिस्कस। मेनिस्कस मतलब ये चीज़ें, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है कनकेव मेनिस्कस। मतलब जब कोई चीज़ अंदर धसी हुई होती है तो इस शेप का नाम होता है कनकेव शेप। ठीक है, और ये कनकेव कब बनेगा, जब आपके एडहेसिव फोर्स जो हैं वो हो जाएं ज़्यादा। मतलब कि यहाँ पे जो कांच के साथ ये जो चिपका हुआ ब्लू कलर का जो लिक्विड आपको दिख रहा है, मतलब कि कांच के पार्टिकल के साथ इस लिक्विड का फोर्स क्या है, ज़्यादा। इसलिए ये लिक्विड की जो ये कैपिलरी थी ये यहाँ तक भरी हुई थी पहले, हमने जैसे जैसे नीचे आना शुरू हुआ
ये ब्लू पार्टिकल मीन्स ब्लू वालों को खींचते रहे तो ये ज़्यादा नीचे आ गई, लेकिन कांच के साथ ये इनका फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए कांच इसको अपने साथ चिपकाए हुए रखता है ज़्यादा टाइम तक। इसलिए यहाँ किनारों से आपको क्या दिखेगा, ये इस ग्लास कैपिलरी के साथ चिपका हुआ दिखेगा ये लिक्विड, और बीच से थोड़ा सा नीचे धंस चुका है, क्योंकि नीचे वाले जो फोर्स थे वो क्या है, कम, इसलिए वो अपने जो भाई लोग हैं इनको नीचे नहीं खींच पाए। मतलब कि ये जो ब्लू कलर के जो लिक्विड थे, इस लिक्विड को, ये जो नीचे बचा हुआ लिक्विड है, ये सारा इसको नीचे नहीं खींच पाया। क्यों? क्योंकि इस कांच का और इस लिक्विड का जो बॉन्ड था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज़्यादा टाइट फोर्स लग गए, इसलिए ये नहीं आ पाया। और जो ये एक ऊपर लेयर बन गई है, इस लेयर का नाम ही है मेनिस्कस, और ये लेयर कौन से टाइप की बनी है, कनकेव टाइप की लेयर बनी है, सो इट इज़ नोन एज कनकेव मेनिस्कस। ये क्वेश्चन NTSC लेवल में पूछे जाते हैं कि भाई, वैसे आपके एग्जाम में भी आ सकता है ये कि कनकेव मेनिस्कस बनती है तो बताइए कौन से फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है भाई, इसलिए वो उस लेयर, वो जो लिक्विड था वो उस कैपिलरी के साथ चिपका हुआ रह जाता है, और चिपका हुआ रह जाता है तो बीच से धंस जाता है, किनारों से चिपका हुआ है, तो इसलिए कनकेव मेनिस्कस बन गया, सिंपल। इधर जो है कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, मतलब कि जब ये लेयर ऊपर तक ये भरा था, जब ये लिक्विड यहाँ पे, और जब ये नीचे आना शुरू होता है धीरे धीरे, तो क्या होता है, जो किनारों के साथ जो बॉन्ड था वो क्या था, कमज़ोर, इसलिए किनारों के साथ ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता, मतलब कि किनारों से ये और जल्दी जल्दी स्लाइड होता है। मतलब कि किनारे जो हैं इस लिक्विड के लिए ज़्यादा स्लिपरी फील होंगे इसको, मतलब कि किनारों से ये ज़्यादा नीचे आएगा और बीच से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो मेनिस्कस बनी है ये कौन सी है, कन्वेक्स मेनिस्कस, उभरी हुई बाहर की तरफ उठी हुई जो मेनिस्कस है इसका नाम होता है कन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मेनिस्कस बनेगी आपकी कन्वेक्स, एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मेनिस्कस बनेगी कनकेव। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, आई होप यू ऑल गॉट इट। इसके बाद इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे बनाया जाएगा। दो चीज़ें करते हैं हम उसके लिए, टेम्परेचर चेंज करेंगे या प्रेशर चेंज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी चीज़ चेंज होगी अपनी स्टेट में, टेम्परेचर घटाएंगे तो भी उसका पहले से कुछ और बनाया जा सकता है, ठीक है। आई होप हमने काफ़ी लंबा सेशन आज क्रिएट कर लिया है, एक सेशन और रहता है इस चैप्टर से, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 2 सेशन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, और यहाँ से पक्का आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप लोग इसको वीडियो को रोक के जहाँ से भी प्रॉब्लम लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर भी कोई इश्यू रहता है तो आप लोग आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी, यू कैन पुट मैसेज, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द।